एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी मैम इला क्रांति और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूं नया चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, विद्युत धारा चैप्टर। आज से हम शुरू करने वाले हैं। तो भाई स्वागत करती हूं इस क्लास में आप सभी बच्चों का। फटाफट सारे बच्चे ज्वाइन हो जाओ, अपने सारे दोस्तों को इस क्लास की लिंक शेयर कर दो, सबको बुला लो भाई पढ़ने के लिए, है कि नहीं। पेन कॉपी नोट्स हर बार आपको बनाना है। पढ़ चुके हो नहीं पढ़े हो, फिर भी जो भी मैं बोलूंगी उसको अच्छे से सुन करके अपने शब्दों में लिखना बहुत जरूरी है। तो फिर जल्दी से क्विकली हम क्लास स्टार्ट करेंगे। जल्दी 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 गाइस, फटाफट आ जाओ सारे बच्चे। कहाँ हो भाई, आ गए ना, चलो बहुत ही बढ़िया। अब भाई जो बच्चे आ गए हो जल्दी से क्विकली वीडियो को लाइक कर दो और हम शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। तो बेटा आज विद्युत धारा तीसरा चैप्टर का पहला लेक्चर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं विद्युत धारा, धारा घनत्व और अनुगमन वेग या अपवाह वेग। आप सभी को पता है कि विद्युत धारा चैप्टर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा रहता है। तो बहुत ध्यान से आपको लेक्चर को सुनना है, एकदम ध्यान से आप लोगों को हर कॉन्सेप्ट को डीप में समझना है। गाइस देखो, अगर आप कॉन्सेप्ट्स को डीप में गहराई से अगर समझोगे ना, तो गहराई से समझने का बहुत ज्यादा फायदा होता है कि आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से बन जाएंगे। ओके गाइस, तो विद्युत धारा, धारा घनत्व, अनुगमन वेग, अपवाह वेग, ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, जब हम लोगों ने इसके पहले दो अध्याय जो हम लोगों ने पढ़े, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, तो जब हम लोगों ने कक्षा 12वीं की फिजिक्स की शुरुआत करी थी, तो बिल्कुल इसी इमेज से, इसी तड़कती भड़कती फोटो से ही हमारी ये जो 12th फिजिक्स की कहानी है, 12th फिजिक्स की जो साइंस है, क्लास है हमारी, वो हमारा जो है शुरू हुआ था। इस से ही मैं आज की ये क्लास को भी कंटिन्यू करने वाली हूं। बिल्कुल हम लोगों ने विद्युत के बारे में कक्षा 10वीं में ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ रखा था, ठीक है, जिसमें से पहले और दूसरे अध्याय में हम लोगों ने स्थिर आवेश के बारे में समझा। किसके बारे में बेटा, स्थिर आवेश के बारे में समझा, ठीक है। अब क्या होगा कि अब जो है आवेश स्थिर ना होकर के क्या करेंगे, गतिशील रहेंगे। क्या रहेंगे, गतिशील रहेंगे, मतलब कि बहने लगेंगे। तो जब आवेश स्थिर ना होकर के चलने लगते हैं, बहने लगते हैं, उनके पैर आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, पंख आने जाते हैं। पैर नहीं, पंख आ जाते हैं, सोचो, ठीक है। अब जब क्या होता है, विद्युत धारा, मतलब कि जब आवेश जो है चलने लगते हैं या उड़ने लगते हैं, जो भी आप बोल सकते हो, तो वहां पे क्या प्रवाहित होती है, फिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नई भौतिक राशि हम लोगों को मिलती है, विद्युत धारा, ठीक है। तो ये जो हमारा पिक्चर यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ठीक है। अब लाइटनिंग, ये एक बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है, सब इस चीज से वाकिफ है, इसीलिए ये एग्जाम्पल लिया जाता है, ठीक है। तो इस नेचुरल फेनोमेना में क्या होता है बेटा, इस नेचुरल फेनोमेना में ये होता है कि यहाँ पर बादलों में जब आवेश जो है वो बादल जो है आपस में जब टकराते हैं, जिसकी वजह से आवेशों के बीच में स्थानांतरण होता है आकर्षण की वजह से, ठीक है। अब स्थानांतरण होता है तो हम लोगों को बिजली जो है चमकती हुई दिखाई देती है। और आप सभी को पता है कि थोड़े से समय के लिए, कुछ समय के लिए हम लोगों को बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। और कहीं कहीं पर इस तरीके की जो बिल्डिंग्स रहती है, इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में तड़ित चालक भी लगाया जाता है कि अगर मान लो कि बिजली गिरी, एकदम से गिरी, तो उस तड़ित चालक के माध्यम से सीधे सीधे अर्थ में चले जाए। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले चैप्टर के लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पर आवेश जो है बहते हैं, जैसे कि मान लो ये वाला जो करंट है, ठीक है, ये वाला जो करंट है, हो क्या रहा है, यहाँ पर देखो ये बिल्कुल जो है इस तरीके से आ रहा है, पर ये क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है। धारा प्रवाह के कारण ही हम लोगों को जो बिजली है वो चमकती हुई दिखाई देती है आसमान में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अब आवेश के प्रवाह के कारण जो हम लोगों को धारा प्राप्त हो रही है वो हम लोग पढ़ेंगे। ये स्टोरी जो बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत की खोज करी, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि विद्युत जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्थिर विद्युत, ठीक है, और एक तो होता है विद्युत धारा, ठीक है। मतलब जब विद्युत आवेश का प्रवाह हो तो हम लोगों को धारा प्राप्त होता है। सारा स्थिर विद्युत का जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमारा कॉन्सेप्ट है, सब हम लोगों ने पढ़ लिया, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए। बिल्कुल, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो इसके लिए अभी तक के अगर आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखे, अटेंड नहीं किए हैं, तो पक्का पहला और दूसरा चैप्टर पूरा आप लोगों को जो है कवर कर लेना है। तब आप लोगों को विद्युत धारा को समझने में और भी आसानी होगी। तो क्लास के बाद बिल्कुल आप लोग बैकअप
क्लियर रखो, और जिनके क्लियर है उनके लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। एकदम अच्छे से स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो भाई देखो, विद्युत धारा जो है बिल्कुल आवेश के प्रवाह, जैसे कि अब मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगी कि जैसे स्थिर विद्युत जो हम लोग स्थिर आवेश जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, इस तरह से एक चालक गोला लेते थे, ठीक है, जिसमें आवेश जो है वो स्थिर रूप से रहते थे। क्या क्या रहते थे, आवेश जो है हमारे स्थिर रूप से रहते थे, और जिसको हम लोग आवेशन की विधियां भी पढ़े थे कि इनको आवेशित कैसे करते हैं। अब इस प्रकार से मैं क्या करूंगी, दो विपरीत आवेश जो है दो चालक में है, अगर दो विपरीत आवेश दो चालक में है, देखो इसमें धन है इसमें ऋण है, तो अगर मैं इनको क्या करूं, एक वायर ले लूं, कॉपर वायर या ऐसा तार, चालक तार, मतलब कि जो धातु का बना हो, जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है, तो आप लोगों को चालक कुचालक के बारे में तो पता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई चालक तार अगर आप इन दोनों के बीच में जोड़ दोगे तो क्या होगा, क्या होगा, तो आप लोग देख सकते हो कि ये धन आवेशित चालक गोला है, ठीक है। धन आवेशित चालक गोला का विभव कैसा होगा, उच्च होगा उसके कंपेयर में, क्योंकि धन जो है बड़ा होता है ऋण से, ये आप सभी को पता है। ये क्या है, ऋण आवेशित चालक गोला है, तो इसका विभव कैसा होगा, निम्न विभव होगा, ठीक है। और हम लोगों ने स्थिर विद्युत विभव के बारे में पढ़ा, जहां पर हमने देखा था कि जो विभव है वो क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ क्या है, गति करता है। उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गति करता है, इसकी दिशा होती है। यहाँ पर है क्या, यहाँ पर एक्चुअली में विभव में अंतर है, ठीक है। मान लो कि यहाँ का विभव क्या है, V1 है, यहाँ का विभव V2 है, तो इस विभव में अंतर की वजह से क्या होता है, यहाँ से क्या बढ़ेगा, आवेश जो है प्रवाहित होना शुरू कर देगा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आवेश जो है वो इस तरीके से प्रवाहित होने लगे, तो इन आवेशों के प्रवाह की वजह से हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, इस तार में जो है विद्युत धारा प्राप्त होगी। इस विद्युत धारा को हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। अब ये विद्युत धारा कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित करता है, ठीक है। तो आवेश प्रवाह की दर जो है वो क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर I और कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है कितने समय में, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि मैं ये कहूं कि 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, वो क्या हो जाएगी, उसकी विद्युत धारा हो जाएगी। अगर हम लोग क्या कर ले, T अगर 1 सेकेंड के लिए बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, अगर हम बात करें किसकी, 1 सेकेंड की, तो 1 सेकेंड में जितना आवेश इस तार में से प्रवाहित होगा वही उसकी विद्युत धारा कहलाएगी। अब इसके अनुसार जो है आगे कैलकुलेशन होता है, ठीक है। और ये तो हो गया विद्युत धारा के बारे में मैंने आपको बताया। अब मान लो कि विद्युत धारा थोड़े से समय के लिए बह रही है, जैसे कि बहुत बड़ी लंबी चौड़ी तार है, ठीक है, तो पूरी लंबी चौड़ी धार का एक साथ विद्युत धारा कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, छोटा सा हिस्सा ले सकते हैं, उसका छोटे से हिस्से का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटे से हिस्से में बहुत ही स्मॉल समय के लिए जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक विद्युत धारा बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई वायर है, इसमें से ये विद्युत धारा हम क्या कर रहे हैं, प्रवाहित करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये विद्युत धारा अगर प्रवाहित करवा रहे हैं तो मान लो कि छोटे से हिस्से में क्या हो रहा है, डी क्यू धारा प्रवाहित हो रही है, क्या हो रही है, डी क्यू धारा प्रवाहित हो रही है, और ये छोटा सा समय है डी टी, इसको हम लोग डेल्टा टी और डेल्टा क्यू ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, डेल्टा टी और डेल्टा क्यू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या प्राप्त होगी, तात्क्षणिक विद्युत धारा प्राप्त होगी। तात्क्षणिक विद्युत धारा को हम लोग स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, और ये हो जाएगा क्या, डेल क्यू बाई डेल टी। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, लिमिट लगता है जब भी तात्क्षणिक की बात होती है, 11वीं में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ये डेल्टा टी टेंस तो जो है वो क्या है, 0 की तरफ अग्रसर है, ठीक है, मतलब बहुत छोटा स्मॉल वैल्यू है, तो उसको हम लोग का क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक विद्युत धारा बोलते हैं। अब हम इसके मात्रक और विमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, ठीक है, मात्रक, तो जैसे कि इसका सूत्र क्या है, I बराबर Q बाई टी, ठीक है। तो Q का मात्रक होता है कुलाम, T का मात्रक होता है क्या, सेकंड। तो इसका एक मात्रक तो हो गया क्या, कुलाम पर सेकंड, ठीक है। और क्योंकि एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ही हम लोगों को विद्युत धारा का जो है स्टडी करके बताया था इसके बारे में, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर हम लोग इसका मात्रक कैपिटल ए मतलब कि एम्पियर से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया विद्युत धारा का मात्रक। और अगर आप विमा की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, विमा की बात करें, तो विमा जो है क्या हो जाएगा भाई,
इसका जो विमा है, आप लोगों ने विमा के बारे में पढ़ा होगा, एम, एल, टी और ए। ये जो है हम लोग जो मूल भौतिक राशियां होती है, जो आप लोगों ने मापन में पिछले क्लास में 11th में पढ़ा होगा, उसके अनुसार इन चारों को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो इसका विमा होगा ना, वो हमारा एम्पियर ही होगा, मतलब कि m की घात 0, l की घात 0, t की घात 0 और a, ये क्या हो गया, विद्युत धारा की विमा हो गई। ठीक, अब ये विद्युत धारा की विमा की तो बात हम लोगों ने कर ली। अब किसकी बात करेंगे भाई, किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे कि ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है। ठीक है, तो जो विद्युत धारा होती है वह एक प्रकार की कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है ये, अदिश राशि। अरे भाई मैम, यहाँ पर तो डायरेक्शन है, धारा बह रही है, तो धारा तो इस दिशा में भी बह सकती है या धारा तो इस दिशा में भी बह सकती है, तो यहाँ तो दिशा की बात हो रही है, फिर भी ये अदिश राशि कैसे है? तो बेटा ये अदिश राशि ऐसे है कि यहाँ पर हम लोगों ने विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था कि विद्युत आवेश जो है वो अदिश राशि होता है। ठीक है, समय भी यहाँ पर कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही अदिश राशियां हैं, इसलिए जब हम लोगों को बहुत सारे करंट्स को जो है, बहुत सारे विद्युत धारा को जब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना होगा, तो ये जो है सदिश योग के नियम का पालन नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी राशि, भौतिक राशि अगर सदिश राशि है तो सदिश योग के नियम का पालन भी करना चाहिए, पर ये विद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, सामान्य बीजगणितीय रूप से जुड़ती है, इसलिए ये जो हमारी विद्युत धारा जो है वह कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, अब विद्युत धारा जो यहाँ पर आवेश के प्रवाह के कारण जो बहती है, ठीक है, अब यहाँ पर जो आवेश का प्रवाह होता है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैंने एक तार का टुकड़ा लिया, इस तरीके से बेलनाकार तार है, इस तार का टुकड़ा लिया, ठीक है, इसमें धारा बहेगी। ठीक है, ये धारा कब बहेगी, जब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो है विभवांतर लगाएंगे, तब जो है धारा बहेगी। विभवांतर की वजह से उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहेगी। ठीक है, तो इस चालक तार के अंदर किन आवेशों का प्रवाह होता है, कौन बताएगा भाई? किन आवेशों का, धन आवेश का कि ऋण आवेश का, इलेक्ट्रॉन का कि प्रोटॉन का? आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है कि प्रोटॉन का? यस, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर से किधर बहते हैं, ये जो है ऋण से धन की तरफ बहते हैं। जाहिर सी बात है, ऋणात्मक आवेश है तो वो ऋण से धन की तरफ ही बहेगा। पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बहने के कारण ही विद्युत धारा क्यों मिलती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से अपनी कक्षा में जो है, बाह्य कक्षाओं में जो है पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बाह्य कक्षाओं में पाए जाते हैं और अपने नाभिक से जो है कमजोर बंध से बंधे होने के कारण वो मुक्त अवस्था में रहते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एकदम फ्री रहते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ही जो है गति करते हैं और इलेक्ट्रॉनों की गति की वजह से हम लोगों को विद्युत धारा जो है वो प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि आवेश, धन आवेश जो है इस तरीके से धन से ऋण की तरफ बह रहा है, और जो हमारा ऋण आवेश मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल विपरीत दिशा में बह रहा है, और धारा के विपरीत हम लोगों को क्या प्राप्त होती है, विद्युत धारा प्राप्त होती है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जो बहते हैं, इनका मान क्या होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो भाई ये तो हम लोगों ने पहले चैप्टर में ही पढ़ लिया था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसका मान क्या होता है। ठीक, बिल्कुल। तो भाई अब अगर इसको आप लोगों को परिभाषित करना है तो इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हो, ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या है ये, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एकांक समय में जो विद्युत आवेश प्रवाहित होता है वही उसकी विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, और अगर मान लो आप लोगों से परीक्षा में पूछा कि 1 एम्पियर विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, तो 1 एम्पियर विद्युत धारा का मतलब होता है कि जब 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में किसी चालक तार से प्रवाहित हो तो वो 1 एम्पियर की विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, 1 एम्पियर की विद्युत धारा कहलाती है। ठीक, तो ये हो गई भाई विद्युत धारा की बात। सभी को क्लियर है कि नहीं? बहुत ही आसान है एकदम। अभी तक हम लोग स्थिर आवेश का अध्ययन कर रहे थे, अब हम लोग चलते हुए गतिमान आवेश का जो है अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को विद्युत धारा मिल रही है। ठीक, ओके।
सो अब हम बात करेंगे किसकी, धारा घनत्व की बात करेंगे। धारा घनत्व की बात करने से पहले फटाफट से यहाँ पर इस डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं जो जो मैंने आप लोगों को बताया था। बिल्कुल आप लोगों को इमेजिन करना था पहले, पर अब मैं दिखा दे रही हूं। अगर जो बच्चे इमेजिन नहीं कर पाए होंगे तो उसको समझना है। देखो इस तरीके से क्या होता है, कोई भी एक परमाणु होता है, उस परमाणु में अंदर में नाभिक और बाहर में इलेक्ट्रॉन, बाह्य कक्षाओं में सभी को पता है। और ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री होते हैं, ये जो है गति करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए एरिया मैंने लिया, यहां पर दिख रहा होगा आप लोगों को डायग्राम में, ये एरिया लिया, तो इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, वो उसकी विद्युत धारा कहलाती है। और आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में जो धारा की दिशा है वो धन आवेश जिधर है उधर उस दिशा में होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो विपरीत दिशा में बहते हैं। 10th में भी ऑलरेडी आप लोगों ने ये चीज पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे विपरीत दिशा में बहते हैं, क्यों बहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर मैंने आप लोगों को डायग्राम दिखा दिया, एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, मतलब बात समझ लेते हैं यहाँ पर, मतलब कैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कोई विद्युत परिपथ में कैसे होता है। जैसे कि आपके घर का भी अपना विद्युत परिपथ है जिसमें बल्ब, लाइट, टीवी, फ्रिज, कूलर सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने जो है एक चालक तार में क्या करा है, वोल्टेज अप्लाई किया है, मतलब कि हम लोगों ने उसको विभवांतर दिया है। और इस विभवांतर की वजह से जब इस तरीके से चालक तार में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, तो मान लो यहाँ पे आई धारा प्रवाहित हो रही है, क्यों हो रही है, जो हम लोगों ने देखा उसी की वजह से हो रही है। इस विभवांतर की वजह से क्या होता है, इस विभवांतर की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैसे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉर्मली वो बहुत ही रैंडमली मूव करते हैं, मतलब कि बिखरे बिखरे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है, कोई माई बाप नहीं है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर जब होता क्या है कि हम लोग जब विभवांतर लगाते हैं तो इस विभवांतर के कारण हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स, चालक तार के जो इलेक्ट्रॉन्स है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव क्षेत्र में जब आते हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव क्षेत्र में जब आते हैं तो उन पर क्या लगता है, स्थिर विद्युत बल लगता है, विद्युत बल बोलेंगे इसको, स्थिर विद्युत नहीं, ये विद्युत बल लगता है, ठीक है। आवेशों पर क्या लगता है, इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्षेत्र में आने के कारण विद्युत बल लगता है। और इस विद्युत बल के कारण क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं, त्वरित होते हैं, मतलब कि उनमें एक्सेलरेशन आता है। और त्वरित होने की वजह से ही ये एक वेग प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्या प्राप्त करते हैं, वेग प्राप्त करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों में गति होती है और फलस्वरूप हम लोगों को क्या प्राप्त होती है, विद्युत धारा प्राप्त होती है। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे विभवांतर लगाया और क्या मिला हम लोगों को, विद्युत धारा मिली। यहां पर आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो ब्लू कलर वाली है, ब्लू कलर का है, ये क्या है आप लोगों का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो इधर की तरफ बह रहा है, ठीक है। और जो धन आवेश है, अब जाहिर सी बात है धन आवेश तो वैसे देखा जाए तो स्थिर रहता है, पर कुछ माइनॉरिटी मतलब थोड़े बहुत जो प्रोटॉन है, ठीक है, थोड़े बहुत जो प्रोटॉन्स है वो यहाँ पे मतलब प्रोटॉन्स नहीं कहना चाहिए, एक काम करो इसको ऐसे समझ लो कि जैसे क्या होता है, ये मान लो कि बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब इस तरीके से जब होते क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है छोड़ करके गति करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अपनी जगह का जो छोड़ देते हैं ना, वो जगह खाली हो जाता है, ठीक है। तो इस खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, होल कहते हैं, ठीक है। इस होल को हम लोग धन आवेश अज्यूम कर लेते हैं। धन आवेश क्यों अज्यूम करते हैं, क्योंकि आपने कांच का छड़ और रेशम का टुकड़ा वाला जो देखा था, एग्जाम्पल जो देखा था आप लोगों ने पहले चैप्टर में, वहां पे देखा था इलेक्ट्रॉन जब अपना घर छोड़ के बाहर चले जाते हैं तो वो जो है मतलब धन आवेशित हो जाता है, और जिसके घर में जाते हैं वो क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो गया, ये जो होल्स है ये बिल्कुल व्हाइट कलर में, व्हाइट कलर दिख नहीं रहा होगा, पिंक से कर देती हूँ, ये जो होल्स है, ठीक है, ये होल्स जो है इलेक्ट्रॉन्स के हटने के कारण वो जगह खाली हो गई, जो क्या कहलाए, होल या फिर धन आवेश कहलाए, ठीक है, होल या धन आवेश। तो ये तो आप लोगों ने विद्युत परिपथ देख लिया, ठीक है, देख लिया भाई, सभी को क्लियर है कि नहीं। और यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेग, मतलब कि यहाँ पे बल लगने के कारण जो त्वरित होता है, इस वेग के बारे में भी हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग अनुगमन वेग या अपवाह वेग आज की क्लास में ही कवर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र के कारण, वो आप लोगों का ये QE है ना, QE। और इसके पहले हम लोगों ने जो है विभव और विद्युत क्षेत्र में एक रिलेशन ऑलरेडी पढ़ लिया था ना, V/L, यही पढ़ा था ना, विद्युत क्षेत्र बराबर V/L, हाँ बिल्कुल यही पढ़ा था हम लोगों ने, धारिता में भी इसका इस्तेमाल किया था। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, E बराबर V/D, ठीक है, मतलब कि कितना लंबाई है उसका
और या फिर आर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। दूरी, दूरी RLD जो है उसको हम लोग दूरी के लिए जो है डिनोट करते हैं, ठीक है। इतना सभी को क्लियर है? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं जो है यहाँ पर, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट में इस तरीके से लगाते हैं, इंस्ट्रूमेंट मतलब समझ जाओ कि यहाँ पर हम लोगों ने एक बल्ब ले लिया है। वैसे घरों में तो हमारे बहुत सारे यंत्र होते हैं, ठीक है, बहुत सारे यंत्र रहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जब मैं बल्ब को जलाना चाहूंगी तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैंने बैटरी लगाया जिससे यहाँ पर विभवांतर मिला, ठीक है। जब ये विभवांतर है पर यहाँ पे एक स्विच भी है, जैसे आपके घरों में हर लाइट को जलाने के लिए, हर बल्ब को जलाने के लिए स्विच होता है, उसी तरीके से। तो जब स्विच ओपन है तो कोई भी प्रकार से विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा है। क्या? क्योंकि उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा है, यहाँ पे गैप आ जा रहा है। पर जब हम लोग इस स्विच को क्या कर देंगे, इस स्विच को जो है ऑन कर देंगे, मतलब कि स्विच को जो है इस तरीके से क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा। जैसे ही स्विच ऑन होगा तो हम लोगों को यहाँ पे जो बल्ब है या फिर जो हेडलाइट है यहाँ पे क्या होगी, जलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। ये जल रही है मतलब कि क्या हो रही है, ये जो परिपथ है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और परिपथ के पूरे होने के कारण यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित होगी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये जो है आपका बल्ब है ना। जैसे ही हम लोगों ने स्विच को क्या किया, स्विच को बंद किया तो यहाँ पे हम लोगों को क्या प्राप्त हो गई, विद्युत धारा प्राप्त हो गई, ठीक। अब धारा घनत्व, तो धारा घनत्व की जो बात हम लोग करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले के डायग्राम्स में देखा था, आप लोगों के पास इस तरीके से क्या था, इस तरीके से एक छोटा सा चालक का टुकड़ा हम लोग लेते हैं बेलनाकार का। ये क्या है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये क्या है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से क्या प्राप्त बह रहे हैं, आवेश बह रहे हैं। क्या बह रहे हैं, आवेश, ठीक है। तो इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितनी धारा जो है, कितनी धारा जो है प्रवाहित होती है, वो उसका धारा घनत्व कहलाता है, ठीक है। घनत्व के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, 11th क्लास में भी आप लोगों ने बहुत सारी चीजों में घनत्व पढ़ा था। तो सामान्य रूप से घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर द्रव्यमान के रूप में क्या बह रहे हैं, आवेश बह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है, तो यहाँ पर आयतन की जगह में क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो हमें क्या मिल जाएगी, फिर धारा घनत्व मिल जाएगा कि इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, वो हमारा क्या कहलाता है, धारा घनत्व कहलाता है। यहाँ जो J है वो क्या है, धारा घनत्व को हम लोग J से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैसे डिनोट करते हैं, धारा घनत्व को J से डिनोट करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये इसका अगर मात्रक का अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे धारा जो है एम्पियर में है, ठीक है। धारा जो है किसमें है, एम्पियर में है। और यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, आपका मीटर का वर्ग। मतलब कि यहाँ पे आप लोगों का जो धारा घनत्व है, ठीक है, धारा घनत्व का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर की घात -2, ठीक है। अब विमा कौन निकाल के बताएगा भाई, विमा कौन निकाल के बताएगा, जल्दी से बताओ मेरे को, कौन निकाल के बताएगा इसकी विमा क्या होगी। तो धारा की विमा हम लोगों ने निकाली थी, ठीक है। विमा, धारा की विमा, मात्रक बता दिया, अब विमा बता देती हूं। तो यहाँ पे धारा की विमा क्या निकाली थी हम लोगों ने, एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा क्षेत्रफल है कैपिटल ए, देखो भाई यहाँ पे कैपिटल ए क्षेत्रफल है, ठीक है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और यहाँ पे ये जो है वो एम्पियर है, तो कंफ्यूज मत होना ए और ए में, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है वो क्या है, एम्पियर है, किसका, विद्युत धारा का मात्रक, ठीक, विद्युत धारा का मात्रक। और इसके अलावा क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल की विमा हो जाएगी L गुणा L, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल की विमा। यहाँ पे मैं किसकी विमा बता रही हूँ, धारा घनत्व की विमा बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी विमा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A L की घात -2, ठीक है। और वैसे हम लोगों को जब भी लिखना होता है विमा तो हम लोगों को पूरा पूरा लिखना होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, M की घात 0 है ना, L की घात -2, T की घात 0 और A, ये क्या हो गई, धारा घनत्व की विमा हो गई, ठीक है। क्या हो गई, ये धारा घनत्व की विमा, ठीक है। सभी बच्चे क्लियर हो, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यों भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को। हाँ, अभी हम लोगों ने विद्युत धारा और धारा घनत्व दो नई भौतिक राशि के बारे में देखा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लो कि हम लोग मतलब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर अगर हम लोग अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम ज्यादा कर दिए, ठीक है, कम ज्यादा कर दिए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को। मान लो कि ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, बीच वाला हिस्सा,
ठीक। तो धारा वही रहेगी पर धारा घनत्व वहां पे बदल जाएगा, क्योंकि धारा घनत्व जो है आपके क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, जबकि जो विद्युत धारा है, जबकि विद्युत धारा जो है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं कर रहा है, कितने समय में कितना आवेश बह रहा है उस पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, किस पर निर्भर कर रहा है, कितने समय में कितना आवेश बह रहा है इस पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, अब ये धारा घनत्व भी हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग के बारे में। क्या देखेंगे बेटा, अनुगमन वेग या अपवाह वेग के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे रहते हैं, एकदम फ्री मुक्त अवस्था में बाह्य कक्षाओं में रहते हैं। पर याद रखना कि जब वो मुक्त अवस्था में बाह्य कक्षाओं में रहते हैं तो मान लो कि ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, पर इनकी जो गति है ना वो रैंडम रहेगी। रैंडम मतलब इधर कभी बह रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा है। ठीक है, और आपस में बहुत ज्यादा टकराएंगे भी। ठीक है, तो जब ये आपस में टकराएंगे तो टकराने के कारण क्या होगा, टकराने के कारण इनका वेग जो है वो 0 हो जाएगा और इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा जो है 0 हो जाएगी। इस वजह से क्या करते हैं, ये गतिशील तो रहते हैं परंतु एक दूसरे की गति को कैंसल आउट कर देते हैं, तो इसका जो मतलब एवरेज वेलोसिटी होता है वो जो है 0 हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है, अब जैसे कि ये मान लो गति कर रहे हैं, अब जैसे ही टकराए तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, 0 होगी। अब उसको कोई गतिज ऊर्जा देने वाला होगा नहीं वहां पे। ठीक है, जब हम लोग को विद्युत धारा प्रवाहित करनी होती है तब उसको गतिज ऊर्जा कैसे देते हैं उसको हम लोग समझेंगे। जैसे कि मैंने विद्युत परिपथ में आप लोगों को बताया सिखाया कि सोर्स लगेगा वहां पे, मतलब विभवांतर लगेगा, तब जाके विद्युत क्षेत्र की वजह से क्या होंगे, विद्युत क्षेत्र की वजह से वो सीधा सीधा जो है आगे की तरफ त्वरित होंगे। तो बिल्कुल उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गई, गतिज ऊर्जा 0 हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे देखो, वैसे तो मतलब 1 मीटर क्यूब आयतन में, ठीक है, 1 मीटर क्यूब आयतन में, 1 मीटर क्यूब आयतन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना, किसी चालक तार के इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो 10 की घात 29 होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, और इनका जो स्पीड होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है या स्पीड होता है, ये होता है 10 की घात 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 की घात 5 मीटर पर सेकेंड, इतना ज्यादा वेग उसका होता है, परंतु ज्यादा वेग होने की वजह से भी ये क्या होता है, बार बार टक्कर खाता है और इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और इसी वजह से हम लोगों को जो है इसका जो परिणामी औसत वेग जो है, जैसे मान लो कि अगर पहला इलेक्ट्रॉन U1 है, दूसरा इलेक्ट्रॉन U2 है, तीसरा इलेक्ट्रॉन क्या है, U3 है, इस तरीके से मान लो n संख्या में इलेक्ट्रॉन्स है, कितनी संख्या में, n संख्या में इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का वेग है ये, इलेक्ट्रॉन n संख्या में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उन सारे इलेक्ट्रॉनों का वेग है। तो यहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, औसत वेग मिल जाएगा। ठीक है, औसत वेग मिलेगा अगर हम लोग करेंगे तो, पर क्योंकि इन सभी का वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए हम लोगों को बिना किसी विभवांतर के क्या मिलता है, इसका वेग जो है वो 0 मिलता है, क्योंकि एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। जब हम लोगों को इनको गति करवाना होता है, ठीक है, गति करवाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये पहले वाले डायग्राम में आपने देखा था, यहाँ पर जब हम लोगों को इन इलेक्ट्रॉन्स को गति करवाना होता है तो हम लोग यहाँ पर विद्युत परिपथ में विभवांतर लगाते हैं। ठीक है, अब विभवांतर लगाने की वजह से जो है हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर मतलब कि विद्युत बल प्राप्त होता है, विद्युत क्षेत्र से विद्युत बल की वजह से त्वरित होते हैं, त्वरित होने की वजह से उनका कुछ ना कुछ वेग होता है जिससे हम लोगों को विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होकर मिलती है। बस इसी चीज को समझना है। ठीक है, ध्यान से देखो, इसी चीज को समझना है। अब पहले तो ये था, अब देखो मान लो कि हमने क्या किया, इसको जो है किसी तरीके से विद्युत क्षेत्र के एरिया में ले आए। मान लो कि ये किसी विद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने ले आया, यहाँ पे ये लाइन जो मैं खींच रही हूँ ग्रीन कलर की, ये मान लो कि आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, जैसे ही विद्युत क्षेत्र में आता है, ठीक है, जैसे ही विद्युत क्षेत्र में आता है तो क्या होता है, जैसे ही विद्युत क्षेत्र में आता है तो ये जो इनका गतिज ऊर्जा 0 हो जा रहा था ना, वेग टक्कर के बाद, कब, टक्कर के बाद, ठीक है, टक्कर के बाद। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर विभवांतर जब लगाते हैं, ये क्या कर दिया मैंने, विभवांतर लगा दिया। ठीक है, अब विभवांतर लगा दिया जिसकी वजह से ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आ गया। अब ये जब विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आ गया तो स्थिर बल का जो, विद्युत बल का जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था QE। ठीक है, अब यहाँ आवेश जो बह रहे हैं वो क्या है,
इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है कैसे हैं, ऋण आवेशित है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, माइनस ई लिख दिया। ठीक है, अब होगा क्या, विभवांतर लगाने की वजह से यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों को विद्युत बल मिलेगा। क्या मिलेगा, विद्युत बल मिलेगा। ठीक है, तो विद्युत बल मिलने की वजह से क्या होगा कि जब ये एक दूसरे से टकरा करके या फिर ये ऋण आवेश जो है वो धन आवेश से टकरा करके, ऋण आवेश जो है वो धन आवेश से टकरा करके जब उनका वेग 0 हो जाता है, तो वेग 0 होने के बावजूद इस स्थिर विद्युत नहीं, इस बल की वजह से, ठीक है, इस बल की वजह से, विद्युत बल की वजह से क्या होते हैं, पुनः इनको त्वरण प्राप्त होता है। ठीक है, त्वरित होते हैं, पुनः क्या होते हैं, ये त्वरित होते हैं। तो जैसे कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए समझ लेते हैं पहले, फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए समझेंगे। ठीक है, यहां पर जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना, अब एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया ये इधर उधर रैंडम मूव करता है, जिसको हम लोग जिगजैग मोशन भी बोल सकते हैं। कहीं पर भी वो जो है वो मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है या टकराएगा, धन आवेश से टकराएगा, टकराने के बाद उनका क्या हो जाता है, वेग जो है 0 हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो भी क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है। पर हम लोगों ने अब क्या कर दिया है, इसको हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र में रख दिया है। किसमें रख दिया है, विद्युत क्षेत्र में रख दिया है। तो विद्युत क्षेत्र में रखने के बाद, विद्युत क्षेत्र में रखने के बाद होता क्या है, जब इनकी जो गतिज ऊर्जा 0 होती है, ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट में लिख रही हूं, जब इनकी गतिज ऊर्जा 0 होती है, तो होता क्या है, विद्युत बल के कारण पुनः इनको क्या प्राप्त होती है, गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो त्वरित होते हैं। और इस त्वरण के कारण क्या प्राप्त होता है, इन इलेक्ट्रॉनों को वेग प्राप्त होता है। ठीक है, अब जैसे ही वेग प्राप्त हुआ, फिर से वो किसी से टकरा जाएंगे। क्या होगा, फिर से वो किसी से टकरा जाएंगे, पर फिर से उनको क्या होगा, ये सर्कल फिर से दोबारा चलेगा, पुनः चलेगा, फिर से टकराएंगे। तो सेकेंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम था मान लो, ठीक है, सेकेंड टाइम में फिर से क्या प्राप्त होगा, इन लोगों को वेग v2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसी तरह से बार बार इनको जब इनकी गतिज ऊर्जा जो है 0 होती जाएगी, तब इनको बार बार वेग प्राप्त होता जाएगा। ठीक है, इन सारे वेग का हम लोग क्या निकालेंगे, माध्य वेग या फिर औसत वेग निकालेंगे। जैसे ये क्या था, v1 और ये क्या है, v2, तो इन सब का हम लोग क्या निकालेंगे, माध्य वेग या औसत वेग। ठीक है, तो माध्य वेग या औसत वेग जो लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश डैश डैश, जितने भी हैं, जितने बार भी इनको वेग प्राप्त हुआ vn। ठीक है, इन सब का अगर हम लोग औसत निकालेंगे तो ये हो जाएगा बटे में n। अब ये क्या प्राप्त हुए हम लोगों को, एवरेज वेलोसिटी प्राप्त हुई। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी प्राप्त हुई, जिसकी वजह से आवेश जो है चालक तार में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रवाह शुरू करेंगे, लगातार बहना शुरू करेंगे, टक्कर के बावजूद फिर से पुनः बहने लगेंगे। तो ये जो माध्य वेग है, ये माध्य वेग ही हमारा अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग। अब अनुगमन का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गमन करते हैं, गति करते हैं, मतलब चलना शुरू कर देते हैं इस त्वरण के वजह से। ठीक है, तो भाई अब इलेक्ट्रॉन्स तो इतने सारे हैं, तो करना क्या होगा, हम लोगों को उनका माध्य वेग निकालना पड़ेगा, तब जाके जो वेग मिलता है वो हमें अपवाह वेग के रूप में मिलता है। और इस अपवाह इलेक्ट्रॉन्स किसको मिलता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपवाह वेग मिलता है जब इलेक्ट्रॉन्स, अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन्स n संख्या में है, जिनको अपवाह वेग एवरेज वेलोसिटी v एवरेज मिला, ठीक है, n संख्या के इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को क्या प्राप्त हुई, विद्युत धारा प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई, विद्युत धारा। मतलब ये समझ जाओ कि पूरी कहानी क्या हुई, पूरी कहानी में क्या हुआ, पूरी कहानी में ये हुआ कि जैसे ही हमने क्या किया, जैसे ही हम लोगों ने चालक तार में विभवांतर लगाया, ठीक है, विभवांतर लगाया, तो हम लोगों को विद्युत धारा प्राप्त हुई आई। ठीक है, किसकी वजह से, अनुगमन वेग की वजह से। ठीक है, अनुगमन वेग, इसको अनुगमन वेग को जो माध्य वेग है हमारा, उसको हम लोग क्या करते हैं, vd से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, vd से प्रदर्शित करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, क्योंकि जो उनको वेग प्राप्त होता है ना, उस मतलब गति करना जो शुरू करते हैं ना, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्रिफ्टिंग, इसीलिए इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। d फॉर ड्रिफ्ट, इसीलिए इसको स्मॉल v और d से जो है इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। अब वेग है, तो वेग तो जाहिर सी बात है इसका मात्रक मीटर पर सेकंड ही होगा, जैसे होता है नॉर्मली वैसे ही मीटर पर सेकंड होता है। अब यहाँ पर जब हम विभवांतर लगाते हैं, तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन का वेग होता है ना, अनुगमन वेग जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड का होता है। इस रेंज में होता है, लगभग इसके आसपास। देखो पहले जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे
तब उनका जो वेग था वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड, इतना ज्यादा वेग था, परंतु गतिज ऊर्जा शून्य हो जाने के कारण, टक्कर के पश्चात शून्य हो जाने के कारण वो वापस पुनः नहीं चल पाते थे। जैसे ही हम विद्युत बल लगाते हैं वहां पर विभवांतर की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। देखो मैं लिख रही हूं, विभवांतर दिए, विभवांतर की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और इस विद्युत क्षेत्र की वजह से क्या प्राप्त हुआ, विद्युत बल प्राप्त हुआ। इस विद्युत बल की वजह से क्या हुए, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो त्वरित हुए, गति करना शुरू करे। त्वरण आया मतलब कि कुछ ना कुछ वेग होगा उसका, तभी उसको क्या मिला, त्वरण मिला। और इस त्वरित होने की वजह से हम लोगों को क्या प्राप्त होती है, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्राप्त होती है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ही आवेश गति करते हैं, जिसका रेंज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक इलेक्ट्रॉन का ये रेंज जो है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। और हमको क्या प्राप्त होती है, फाइनली विद्युत धारा प्राप्त होती है। इस विद्युत धारा के बारे में हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो ये जो सीक्वेंस मैंने आप लोगों को बना करके बताया है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। अगर ये सीक्वेंस ध्यान रखोगे तो सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। अगर अभी हम लोग अनुगमन वेग का सूत्र निकालेंगे, ठीक है, सूत्र का निगमन करेंगे, तो यहां पर भी काम आएगा। कल की क्लास में हम जब ओम का नियम पढ़ेंगे तो वो यहां पर भी काम आएगा, क्योंकि ओम के नियम में हम रिलेशन पढ़ेंगे किसका, इस V का और इस I का। जितना हम लोग विभवांतर लगाते हैं उतना ही हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, समान अनुपात में, जितना हम लोग विभवांतर लगाते हैं उसके समान अनुपात में ही हम लोगों को विद्युत धारा प्राप्त होती है। अगर आप लोगों को विद्युत धारा जो है ज्यादा चाहिए, ठीक है, जैसे मान लो कि घरों में तो लगभग 5 एम्पियर का विद्युत धारा आता है। अगर आपको ज्यादा विद्युत धारा चाहिए, मान लो कमर्शियल प्लेस है, बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े मशीन्स है, तो वहां पे अगर आपको ज्यादा विद्युत धारा की जरूरत हो तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इस विभवांतर का मान जो है उसको बढ़ाना पड़ता है। तो जैसे ही विभवांतर का मान बढ़ेगा वैसे ही क्या बढ़ जाएगा, विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाएगा। मतलब ये क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या क्या देखा था, विद्युत धारा इस तरीके से बह रही थी, ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरीके से बह रहे थे। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने ड्रिफ्ट किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्राप्त हुई, जिसकी वजह से हम लोगों को विद्युत धारा प्राप्त होगी, ठीक है। और जैसे कि हम लोगों ने धारा घनत्व के बारे में भी पढ़ा था, तो धारा घनत्व की जो दिशा है वो बिल्कुल विद्युत धारा की दिशा में ही होती है। तो इन सारी दिशाओं को आपको समझना है। और जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लिख लो, तो विद्युत क्षेत्र भी जो है इस तरीके से ही दिशा में होते हैं। बस इलेक्ट्रॉन्स की जो दिशा है, इलेक्ट्रॉन्स की दिशा वो क्या होती है, इन सब के विपरीत होती है, ऋण से धन की तरफ। क्या होती है, इन सब के विपरीत ऋण से धन की तरफ होती है, ठीक है। तो भाई ये हम लोगों ने सबसे पहले यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की अनियमित गति देखी थी। जब जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, विभवांतर लगाया, ठीक है, इसकी विभवांतर के लगाने से क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जो है नियमित रूप से गति करने लग गया, ठीक है, नियमित रूप से गति करने लग गया, इधर उधर मोशन ना करके, रैंडम मोशन ना करके नियमित रूप से गति करने लग गया। और हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्राप्त हुई, ठीक है। अब क्या करेंगे, माध्य वेग तो समझ लिए हम, ठीक है, माध्य वेग तो समझ लिए। अब हम लोग इसका सूत्र निकालेंगे। क्या करेंगे, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सूत्र निकालेंगे। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो सूत्र है वो कैसे निकलेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सूत्र, तो ये मैं आप लोगों को अब बताती हूँ, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ था, एवरेज प्राप्त हुआ था V1 + V2 + V3, मतलब जितनी बार भी क्या हो रही है, गतिज ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जितनी बार भी, ठीक है। तो ये आपका क्या था, माध्य वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर मान लो कि जैसे कोई विद्युत धारा है, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 सेकंड में जितनी विद्युत धारा, 1 सेकंड में किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जितना आवेश प्रवाहित होगा वह उसकी क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। तो अब मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, n, ठीक है। तो n इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो किस में से प्राप्त होगी, एक जो चालक है इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से। जैसे कि ये चालक तार का टुकड़ा हम लोगों ने लिया और यहां से मान लो कि मैं इसका क्षेत्रफल जो है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a ले रही हूं, ठीक। अब यहां से क्या हुआ, ये आवेश जो है इस तरीके से प्रवाहित हुआ, जाहिर सी बात है अनुप्रस्थ काट के बीच से ही प्रवाहित होगा, ठीक है। ये आवेश बना दिया मैंने, ठीक है, आवेश बना दिया, ठीक है। अब मान लो कि इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से क्या हो रहा है, n कितनी संख्या में,
मतलब कि इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 सेकंड में n संख्या में गुजर रही है, ठीक है, आवेश जो है वो गुजर रहे हैं। इसका मतलब कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश हो जाएगा ne, क्योंकि n संख्या है, कितनी है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या n है, तो यहाँ पे ne हो जाएगा, ठीक, q बराबर ne। अब ये तो हो गया, ठीक। अब क्या होगा, अब क्या होगा, सोचो जरा, अब क्या होगा। अब जाहिर सी बात है ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जो है गुजर रहा है, तो मान लो कि इसका जो आयतन है मतलब कि इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जो गुजर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करें हम लोग, इसमें देख लेते हैं कि मान लो क्या भाई, क्या माने इसमें, मान लो कि इस बेलन का आयतन, इस बेलन का आयतन हम लोगों को कैसे मिलेगा, ये हम लोगों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, और इस क्षेत्रफल से बह रहा है, ठीक है। तो अब हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को ये निकालना है कि कितना आवेश, ये तो ये निकालिए, कितना आवेश बहेगा इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से और किस वेग से बहेगा, तो उसका वेग भी आ जाएगा यहाँ पर AVD, इस तरीके से होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आवेश है वो I है, क्योंकि हम लोग किस में बात कर रहे हैं, 1 सेकंड के लिए बात कर रहे हैं। 1 सेकंड में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कितनी विद्युत धारा बहेगी, तो I विद्युत धारा बहेगी जब उसमें से Q आवेश प्रवाहित हो रहे हैं 1 सेकंड में, तो ठीक है। तो यहां से आप लोगों को ये रिलेशन मिल गया, I बराबर क्या मिल गया, NEAVD, ठीक है। तो यहां से आप लोगों का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, I बटे NEA, ठीक है। I बटे क्या हो जाएगा, NEA होगा कि नहीं, जल्दी से मेरे को एक बार कंफर्म करके बताओ, यही होगा कि नहीं, एक बार देख लेते हैं एक बार जल्दी से फटाफट से। हाँ बिल्कुल यही होगा, ठीक है, यही होगा। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो I और A है, ठीक है। तो इस I और A के जगह में हम लोग क्या रख सकते हैं, VD बराबर I बटे, नहीं I नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये और ये I बटे A हमारे पास क्या था, इसको ऐसे ना लिख करके हम लोग इसे लिख लेते हैं, चूंकि हमको पता है कि धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, I बटे A, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, J बटे NE, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो J बराबर NEVD। तो यहाँ पे हम लोगों को धारा घनत्व का सूत्र जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में भी मिल गया, ठीक है, और या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो सूत्र है वो धारा घनत्व के फॉर्म में भी मिल गया, ठीक है। तो ये जितने भी रूप है आप लोगों के, धारा घनत्व, विद्युत धारा, धारा घनत्व और अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग, 3 भौतिक राशियों के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ रूप से आप लोग जो है इसको लिख सकते हो। एक अनुगमन वेग का फॉर्मूला आपको आगे चल के मैं बताऊंगी जब हम लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, तो ठीक है, वो अलग टॉपिक है, अभी कवर नहीं करवा सकती क्योंकि अभी ओम का नियम पढ़ना बचा है, प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता पढ़ना बचा है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पढ़ने के बाद आगे उसके बाद हम लोग अनुगमन वेग जो है मतलब प्रतिरोध से रिलेशन कैसे है, प्रतिरोध भी एक भौतिक राशि है तो उससे रिलेशन कैसे है वो उसको जो है हम लोग जब वो टॉपिक कवर कर लेंगे तब समझेंगे, ठीक है बेटा, इतना क्लियर है कि नहीं। और वैसे मैं ये अगर आप लोगों को बताना चाहूँ, आई फॉर इला क्रांति मैम है आपकी, आई फॉर इला क्रांति मैम, और इला क्रांति मैम के हस्बैंड का नाम है अमित, तो ए फॉर अमित, तो आई बटे ए, इला मैम बटे अमित सर जो है वो क्या दे रहे हैं आपको, धारा घनत्व दे रहे हैं। तो बिल्कुल अगर आप लोग चाहो तो ऐसे याद भी कर सकते हो, ठीक है। चलो तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया भाई, बहुत सारी चीजें पढ़ ली आज हम लोगों ने, ठीक है। बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हुई थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, स्थिर विद्युत और विद्युत धारा, और बिल्कुल विद्युत धारा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ये जो चालक है, आवेशित चालक, उच्च विभव निम्न विभव, ये तो हम लोगों ने पिछली क्लास में ही पढ़ लिया था, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर हम लोगों को विद्युत धारा समझ में आ गया, विद्युत धारा समझ लिया, उसका मात्रक, विमा, अदिश राशि, सदिश राशि, ये अदिश क्यों है ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। और बिल्कुल मतलब धारा की दिशा जो है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है, क्योंकि आवेश एक्चुअल में जो बहते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त अवस्था में रहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, प्रोटॉनों का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि वो तो अपने नाभिक के साथ बंधे रहते हैं। पर होता क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो वो अपनी जगह को खाली करके छोड़ के चला जाता है, तो यहाँ पे जो है क्या खाली जगह क्रिएट हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल कहते हैं, और ये धन आवेशित हो जाता है, ये जो जगह है वो क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने ये आगे के डायग्राम्स में ये सारी चीजें देखी थी, ये देखो ये धन आवेश वाला और ये ऋण आवेश वाला, और ये विद्युत परिपथ में हम लोगों ने देख लिया था,
ठीक है, विद्युत परिपथ में देख लिया था, और किस तरीके से कोई भी यंत्र हम लोगों को विद्युत धारा, कितना जरूरी है विद्युत धारा, आप लोग पढ़ पा रहे हो, मैं बोल पा रही हूँ, इस क्लास में लाइट जल रही है, सारी की सारी किसकी वजह से हो रही है, विद्युत धारा की वजह से हो रही है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इजी परिपथ है, ये याद रखना। आगे आप लोगों को इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स परिपथ मिलने वाले हैं कि आप लोगों का सिर चकरा जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इन सब चीजों का आप लोगों को इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। और धारा घनत्व भी मैंने आप लोगों को बता दिया, और ये अनुगमन वेग या अपवाह वेग, अनुप्रस्थ काट, ये जो है काफी ज्यादा मतलब कि लोगों को परेशान करता है, नहीं बच्चों को परेशान करता है, हमारे बच्चों को, पर आई होप कि मैंने आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से बताने की कोशिश करी है, तो आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया समझ में, जल्दी से मुझे बता दो। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में, जल्दी से बताओ। जैसे कि यहाँ पे ये बल्ब है, ठीक है, बल्ब में ये क्या होता है, कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, विभवांतर देते हैं, मतलब मान लो कि बैटरी लगा दी मैंने यहाँ पे, धन और ऋण की क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी, बैटरी लगा दी। अब बैटरी की वजह से क्या होगा यहाँ पर, बैटरी की वजह से इनको विभवांतर मिलेगा। ठीक है, विभवांतर की वजह से इनको क्या मिलेगा, विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा, जिसकी वजह से विद्युत बल आएगा, और इस विद्युत बल की वजह से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो त्वरित होंगे। ठीक है, और इस त्वरण की वजह से हम लोगों को क्या मिला था, अनुगमन वेग या अपवाह वेग मिला था, जिसकी वजह से क्या होगा, इस बल्ब में विद्युत धारा बहेगी, और जैसे ही बल्ब में विद्युत धारा बहेगी स्विच ऑन करने से, ठीक है, जब हम लोग विद्युत बल लगाएंगे विभवांतर, तो यहाँ पे बल्ब जो है आपको जलती हुई यहाँ पे प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आज पढ़ लिए। ठीक, अब वैसे यहाँ पर ये चीज मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, एक बार फिर से समझा देती हूँ इस डायग्राम में। जैसे कि यहाँ पर जो है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, ठीक है, और ये छोटा सा हिस्सा मैंने तार जो आप लोगों को लेकर के बताया, तो इसका आयतन, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो गया आपका, AVD dt, ठीक है, जो लिखा हुआ है वहां पर। ठीक, तो यहाँ पे ये इसका आयतन हो गया। जैसे कि अगर आप घनत्व की बात करोगे तो घनत्व का सूत्र हम लोग क्या पढ़ रहे थे, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो यहां से द्रव्यमान आपका क्या हो गया, द्रव्यमान जो आवेश है वो आपका द्रव्यमान हो गया, और ये क्या हो गया, बटे आयतन, और ये AVD dt। ठीक है, और ये स्मॉल समय का है, छोटे से समय का है, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, ये AVD यही मिला था ना हम लोगों को, पहले देख लेते हैं एक बार, I बटे NEA मिला था, है ना, NEA क्या मिला था यहाँ पे, VD बराबर J बटे NE मिला था, है ना। VD बराबर J बटे NE। ठीक है, तो यहां पर कितना आवेश बह रहा है, VD बराबर J बटे NE, है ना, यही प्राप्त हुआ था हम लोगों को। अगर J बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, NE और VD। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको वैसे उतना ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल आयतन यहाँ पे वैसे हम लोगों को आगे चल के जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या प्रतिरोध के कारण जब यहाँ पर रिलेशन देखेंगे तब हम लोग इसको समझ लेंगे। ठीक, ये तब हम लोग क्या करेंगे, इसको समझ लेंगे। अब ये अनुगमन वेग या अपवाह वेग तो आप लोगों का पूरा हो गया है। ठीक है, हो गया है पूरा अनुगमन वेग या अपवाह वेग, और आगे की क्लास में हम लोगों को ओम का नियम, प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, ठीक है, और वहां पर प्रतिरोध और अनुगमन वेग का रिलेशन कैसे निकलेगा उसको समझेंगे। थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि डेरिवेशन जब आते हैं तो थोड़ा दिमाग चकरा जाता है कि नहीं भाई, क्यों, तो बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको उन सब चीजों को। ठीक है, तो गाइज आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप लोग मेरे को कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट्स के माध्यम से आप मेरे को पूछ लो। टेलीग्राम में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो बिल्कुल आप मेरी इंस्टाग्राम, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और ये मेरी मेल आईडी है, तो यहाँ पे अगर आप मेरे को टेक्स्ट मैसेज छोड़ दोगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक दे दूंगी, वहां पर आप लोगों को PDF वगैरह भी मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओगे। हमारा ग्रुप है सारे बच्चों का, तो डाउट्स भी आपके जो है सॉल्व हो जाएंगे और कभी कभी एंजॉय भी करते हैं, मजा भी आता है। तो बिल्कुल आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि टेलीग्राम में जरूर कनेक्ट हो जाना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं आगे के हमारे टॉपिक के साथ, ओम का नियम और प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता।
ठीक है, ये वाला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बच्चों, तब तक के लिए बाय।